नमस्ते, आदाब। आवाज टीवी के सभी दर्शकों का टीम अरोड़ा की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिनेश अरोड़ा जी, नवल अरोड़ा जी और अंकुर अरोड़ा जी। तो दिनेश जी, आज का टॉपिक जो है वो ये है कि जीडीए की जो कॉन्डो मार्केट है वो क्रैश हो गई है या हो रही है, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक रीजन जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ और उस पर आपका ओपिनियन चाहिए, वो है जो फॉरेन बायर बैन लगा है 2023 से। इज इट वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर की कॉन्डो मार्केट नीचे गई है? डेफिनेटली जो भी कोई मार्केट आइदर ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, तो देखो सबसे बड़ी तो एक अगर सिंपल लेमैन लैंग्वेज में उसमें समझें तो वो डिमांड और सप्लाई है। तो जब मार्केट एप्रिशिएट हो रही थी, नई बिल्डिंग नए प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, फॉरेन बायर ओपन थे, तो मार्केट में बायर ज्यादा था और जो सप्लाई थी वो शॉर्ट थी, जिसको हमने पहले भी 2-3 बार टॉपिक्स में डिस्कस किया है कि जो इन्वेंट्री थी वो काफी कम थी। सेकंड, जब वो प्रोजेक्ट आ रहे थे तो जो कंस्ट्रक्शन थी वो भी एक लिमिटेड थी। कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहे लगा लें, चाहे उनका मटेरियल लगा लें, तो जो अवेलेबिलिटी थी वो उसके ऊपर कम थी। और अगर हम देखें कि जो गवर्नमेंट और सिटीज की जो रेगुलेशन और बाय लॉज थी वो भी काफी स्ट्रिक्ट थे, तो उसके चलते चलते जो कंस्ट्रक्शन थी वो धीरे धीरे कंप्लीट हो रही थी, काफी स्लो प्रोसेस हो रहा था। तो बायर एक तो हमारे यहाँ का बायर था, इमिग्रेशन एक प्राइम के ऊपर थी, विजिटर्स काफी यहाँ फ्रीक्वेंटली विजिट कर रहे थे और फॉरेन बायर भी थे मार्केट में। तो सप्लाई उस टाइम काफी कम थी। उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट जो है वो जो जब ड्रॉप हुए तो उसकी वजह से भी अफोर्डेबिलिटी इजी लगने लग गई। तो सप्लाई कम थी, दूसरी तरफ डिमांड जो थी उसकी ज्यादा थी, तो डेफिनेटली जो प्राइस थे वो एप्रिशिएट होने शुरू हो गए। तो जब वो प्राइस एप्रिशिएट हो रहे थे तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि जो यहाँ के रेजिडेंट हैं, चीजें उनकी पहुंच से बाहर जा रही हैं, क्योंकि जो फॉरेन बायर हैं वो बाहर बैठे बैठे ही उन प्रॉपर्टियों को सेव कर रहे थे और प्राइस जो था वो बढ़ रहा था। तो तब भी लोग थोड़े अपसेट थे, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को एक ये डिसीजन करना पड़ा कि फॉरेन बायर जो हैं अगर वो यहाँ बाय करेंगे तो उनको एक टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जब वो टैक्स पे करते हैं तो उनका जो बाइंग का अमाउंट है वो बढ़ जाता है। तो वो जैसे जैसे चीजों के ऊपर बैन लगा और ये चीजें इंप्लीमेंट हुई, तो तब जाके मार्केट में सप्लाई जो थी वो आनी शुरू हो गई, उसके बाद डिमांड कम होती शुरू हो गई। तो ये एक काफी बड़ा फैक्टर था, क्योंकि डिमांड इसने काफी बढ़ा रखी थी। जब वो सारा सेगमेंट बाहर हो गया तो नेचुरली फिर यहीं के लोग रह गए बाय करने के लिए। और ऑब्वियसली है, फिर जैसे चीजें आगे चल के चेंज हुई, इंटरेस्ट रेट को लेके, इकोनॉमी को लेके, और फिर ये टैरिफ की वजह से, तो उन सारी चीजों का भी इंपैक्ट रहा। बट हाँ, फॉरेन बायर का एक बड़ा रोल था इस मार्केट को अप्रिशिएट करने के लिए, ऊपर लेके जाने के लिए। बट जब वो कम हुआ तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर नजर आया। बिल्कुल, थैंक यू जी। नवल, इसके साथ रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है, क्या वर्क फ्रॉम होम कल्चर है उसने प्रमोट किया है लोगों को मूव करना आउटसाइड बिग सिटीज? बिल्कुल जी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है मेरे हिसाब से। देखें, पहले क्या होता था कि जैसे यहाँ पे 5 डोमिनेंट बैंक्स है, उनका जो सारा पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर है वेब का, वो सब कुछ चलता है वहाँ। उनकी जो बिल्डिंग्स है वहां पे उनके आईटी वाले बंदे हैं, ठीक है। उनको वहां पे जॉब होती थी, तो ऑब्वियसली उनको रहना भी डाउनटाउन में पड़ता था क्योंकि फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में है। अब वो जैसे धीरे धीरे कोविड के बाद कल्चर चेंज हुआ लोगों का, कि लोग सारे धीरे धीरे करके उनको हो गया कि चलो काम तो घर से भी कर सकते हैं, क्यों ही ना हमने मॉर्गेज उतनी वहां पे भी देनी है। क्योंकि ऑब्वियसली जो कॉन्डोज हैं डाउनटाउन में वो एक्सपेंसिव थे, ठीक है, इतने अफोर्डेबल नहीं होते थे जैसे अब तो बहुत अफोर्डेबल है ना। तो लोगों को था कि वही डाउन पेमेंट है, वही मॉर्गेज है, क्यों ही हम थोड़ा दूर रह लें सबर्ब्स में, जैसे कैलेडन हो गया, ब्रैम्पटन हो गया, कैम्ब्रिज होगा, मतलब ऐसी जगह पे लोग धीरे धीरे मूव करना शुरुआत कर दी उन्होंने। अब वो चीज वापस आनी दोबारा मुश्किल लग रही है। हाँ जी, अब उन्होंने बोला है कि वर्क फ्रॉम होम कम हो जाएगा, वो हाइब्रिड मॉडल पे चल रहे हैं। 3 दिन जो होगा वो होगा कि उनको काम करना पड़ेगा ऑफिस में, बट वही अब लोगों का माइंडसेट वैसे बन गया है, कल्चर वैसे बन गया है, दे प्रेफर टू स्टे इन सबर्ब्स, राइट, बिकॉज इजियर टू ग्रो फैमिली ओवर देयर। एंड लोगों का हमेशा इंटरेस्ट रहता है क्योंकि बैकयार्ड्स हैं, है ना, और ड्राइवेज हैं, अफोर्डेबिलिटी है। वो धीरे धीरे कल्चर चेंज होने की वजह से लोगों का बाइंग जो कॉन्डो है वो बिल्कुल खत्म हो गया। सप्लाई धीरे धीरे करके पाइल अप होती गई, डिमांड जो है वो श्रिंक होती गई। आज की डेट में क्या है कि वहां पे बहुत अफोर्डेबल है, 4-4.5 लाख डॉलर में भी कॉन्डो मिल जाता है। इवन बाइंग अ कॉन्डो इज चीपर देन रेंटिंग दीज डेज।
अगर आप मैंने अभी एक रेंट करवाया है, तो वो 2 बेडरूम का छोटा सा कॉन्डो है, उसका रेंट $3000 है, प्लस उसकी पार्किंग की फीस अलग है, प्लस उसकी जो मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ अलग है। वही चीज अगर वो ओन करते हैं, ठीक है, इट्स वे चीपर, यू नो, मॉर्गेज बढ़ रही है, या वो जो ट्रेंड है उसने एक बहुत बड़ा शिफ्ट पैदा किया है इसके अंदर। बिल्कुल, थैंक यू फॉर आंसरिंग दैट। तो अभी मेरा सवाल है अंकुर से। तो अंकुर, इस कॉन्डो मार्केट में इन्वेस्टर्स का क्या रोल था? इन्वेस्टर्स की वजह से अभी ये क्रैश हुआ है, क्या आपका ओपिनियन है इसके बारे में? देखिए, कॉन्डो मार्केट में बहुत ही चीजें हैं, बहुत डिफरेंट फैक्टर हैं, अकेले इन्वेस्टर्स नहीं। हाँ जी, एक इन्वेस्टर हैं जो एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। 2022 और 23 की जो मार्केट थी, उस टाइम जब सबने बाय किया है, पुनीत जी, उस टाइम ये सोच के किया है लाइक देयर इज नो टुमारो, राइट। वो एक बहुत बड़ा रीजन था। जब सभी इन्वेस्ट कर रहे थे, उनको ये नहीं पता था कि कल को क्या ऑप्शंस रहेंगी, कि हमें कॉन्डो मिलेगा भी कि नहीं। एंड जो उस टाइम फर्स्ट टाइम होम बायर थे, कई उस टाइम उनकी जॉब्स वैसी थी, वो सोच रहे थे कि हम इन्वेस्ट करेंगे, बट उनके पास वो पैसे नहीं थे। बट हुआ क्या, जब इन्वेस्टर्स ने उतने पैसे लिए, वो इन्वेस्ट किए, कल को जब उन्होंने वो घर बाय किए, आज के टाइम पे आप देखिए उनकी अप्रेजल भी नहीं आ रही है वो कॉन्डोज की। और अगर क्लोजिंग की बात करें, अगर वो 2026 की क्लोजिंग है या 27 की क्लोजिंग है, अगर अप्रेजल्स ही नहीं आएंगी कल को, फिर ऑब्वियस ही बात है, क्लोज कराना और मुश्किल है। और उसके कारण जो है कॉन्डो मार्केट को काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा है इस टाइम पे। जैसे दिनेश जी ने कहा, डिमांड एंड सप्लाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके कारण इस टाइम पे कॉन्डोज की डिमांड बहुत ज्यादा है, सॉरी कम है, एंड सप्लाई बहुत ज्यादा है। दैट इज वन ऑफ द मेन फैक्टर। उसके कारण हम जो देख रहे हैं कॉन्डो मार्केट में, बहुत चेंजेस हमें दिख रहे हैं इस टाइम पे। वो एक मेन फैक्टर है इन्वेस्टर्स के कारण। तभी आज के टाइम पे अगर आप कोई कॉन्डो देखें, वो आपको 4 साढ़े 4 के बीच में भी मिल जाता है 1 बेडरूम का। वही कॉन्डो पहले करीबन 6 साढ़े 6 इवन 7 तक भी थे। सो प्राइजेस का इतना ज्यादा ड्रॉप होना, यस, इन्वेस्टर्स का एक फैक्टर है जो बहुत ही ज्यादा उस टाइम पे उसने रोल प्ले किया। तभी हम प्राइजेस में एक डिफरेंस देख रहे हैं आज की मार्केट में। जी, मैं एक ऐड ऑन करना चाहूंगा, एक छोटी सी चीज। तब ना पुनीत जी एक फोमो भी चल रहा था, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोगों को लग रहा था कि आज ना बाय किया तो बस एंड हो गया मार्केट का। मतलब ये थोड़ी चीजें इंडस्ट्री में हमारे गलत भी हुई हैं। जैसे यू नो, जो बंदे फुल टाइम नहीं प्रैक्टिस करते रियल एस्टेट, है ना, उसकी वजह से हमारे पास बंदे आए, तो हमने जैसे अभी इवेंट किया था कि, है ना, हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। वो बता रहे थे कि वो किसी के घर में रहते थे, ठीक है, रेंट पे। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, लैंडलॉर्ड ने कि आपके पास सेविंग होती 25,000 की है, तो और वो कहती मेरी फ्रेंड है उसके पास भी इतनी है। उन्होंने 50,000 दे के जी कॉन्डो बुक कर लिया एक, ठीक है, कॉन्डो बुक कर लिया। और उनको ये नॉलेज ही नहीं थी कि ये कॉन्डो कभी आगे जाके क्लोज भी कराना पड़ सकता है। उनको ये पता ही नहीं था, राइट। उनको था कि फर्स्ट टाइम ये हमने असाइनमेंट पे बेच देना है। वो बाइंग है आज की डेट में उनकी अराउंड 670,000 की, और अगर आज बेचना हो उस कॉन्डो को 5.5 से ऊपर नहीं बेचता वो घर, 5.25 लगा के चलो आप, ठीक है। और वो क्या, वो अपने रियल्टर के पास दोबारा गए, ठीक है, उन्होंने पूछा कि क्या किया जाए। वो बोले उन्होंने अपना लाइसेंस भी छोड़ दिया, वो अब काम नहीं करते, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मतलब बायर है जो, उनको भी थोड़ा सा ना होमवर्क करना चाहिए, यू नो, व्हाइल लुकिंग फॉर अ प्रोजेक्ट, लुकिंग फॉर एजेंट, यू नो, उनका क्या क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, ताकि वो भी एक, उनके भी बहुत पैसे हैं, किसी के लिए $25,000 थोड़ा नहीं होता। आज वो छोड़ते हैं तो बिल्डर उनके पीछे आ सकता है, ठीक है। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट का जो चक्कर था ना तब चल रहा, उसके अंदर भी लोगों ने पैसे बहुत लूज किया है। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर आंसरिंग दैट। तो दिनेश जी, इसके साथ रिलेटेड एक मेरा क्वेश्चन है। जैसे आपने बोला कि डिमांड और सप्लाई जो गैप है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, दैट मींस एब्जॉर्प्शन रेट जो मार्केट का है वो कम है। तो आपको क्या लगता है कितने साल लगेंगे इसको रिकवर करने में? देखिए, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि कितने साल लगेंगे, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ना, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब जैसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूएस में इस तरह से गवर्नमेंट आएगी और कनाडा के साथ रिलेशन इस तरह सावर हो जाएंगे, वो आने के बाद एक टैरिफ लगाते जाएंगे, तो ये चीजें प्रिडिक्ट करनी बड़ी मुश्किल है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आज की थोड़ी सी जो इकोनॉमी है, थोड़ी सी मतलब जो देखिए जो स्टैट्स हैं, जो इनके पास गवर्नमेंट के नंबर आते हैं, वो शो कर रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो स्टेबल चल रही है, वो ठीक है, इन्फ्लेशन डाउन है। बट ग्राउंड रियलिटी पे हम जब लोगों के साथ बात कर रहे हैं तो वो ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको लग रहा है हमारी प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ रहे हैं, हमारी डेली की जो सप्लाईज, ग्रोसरीज, जो घर को चलाने के लिए जो नॉर्मल चीजें हैं जो घर की, वो सारी एक्सपेंसिव हो रही हैं, इंश्योरेंस के रेट बढ़ रहे हैं।
और उनकी तरफ से ये है कि रहना आगे से एक्सपेंसिव हो रहा है, गवर्नमेंट को लग रहा है इन्फ्लेशन डाउन आ रही है, क्योंकि उनके अपने कुछ स्टैट्स हैं, वो कुछ चीजों को व्यू करते हैं कि ऑयल प्राइस कम हो गए, इसका मतलब इन्फ्लेशन कम हो गई। बट ओवरऑल अभी भी लोग जो है इकोनॉमी को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अब जैसे लोगों को उम्मीद है कि नई गवर्नमेंट आई है, जो हमारे अब नए प्राइम मिनिस्टर हैं कि ये इकोनॉमिक्स में काफी स्ट्रांग हैं, तो ये अगर आने वाले टाइम में कुछ पॉलिसीज इस तरह की बनाते हैं, कुछ इंटरनेशनली अपने रिलेशन दूसरी कंट्रीज के साथ स्ट्रांग करते हैं, यूएस के साथ कोई ना कोई चीज बेटर नेगोशिएट कर जाते हैं, तो ये चीजें थोड़ी सी और इजी कंट्रोल होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये डिपेंड करेगा कि ये किस तरह का ओवरऑल सिनेरियो आगे बनता है। अगर यहाँ इमिग्रेशन होती है, नए इमिग्रेंट्स यहाँ मूव करते हैं ज्यादा, तो उनको भी रहने के लिए अकोमोडेशन चाहिए, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो कुल मिला के ये सारी चीजें हैं जो सप्लाई और डिमांड को आगे जाके रेगुलेट करेंगी। अगर गवर्नमेंट कोई फैसिलिटेट कर देती है चीजों को, आगे चल के सिटीज कर देती हैं कि आप इजीली कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, या पीछे हमने जैसे डिस्कस किया कि जो बंदे ट्रेड के हैं, जो कंस्ट्रक्शन ट्रेड में हैं, हमने काफी बार देखा कि उनकी जो पीआरस हैं, अगर वो जल्दी करते हैं, ज्यादा बंदे ट्रेड में आते हैं, तो वो जो कंस्ट्रक्शन है उसको इजी कंप्लीट कर सकते हैं, आइदर वो कॉन्डो मार्केट की हो या फ्री होल्ड घरों की हो। तो ये सारी चीजें कुल मिला के देखनी पड़ेंगी आने वाले में। पर जिस तरह कॉन्डो मार्केट है उसमें होता क्या है कि एक ही जगह के ऊपर 300 400 यूनिट बन जाते हैं। और इन सारी चीजों के अलावा एक बड़ा फैक्टर ये रहा कि जब मार्केट एप्रिशिएट कर रही थी तो बिल्डर भी एज ए इन्वेस्टर एक्टिवेट करते हैं। तो उनका क्या होता है कि अगर किसी बिल्डर के पास 400 यूनिट है तो उसने क्या किया, 100-150 यूनिट अपने पास ही रख दिए, बाकी 250 सेल कर दिए। उसको भी उम्मीद थी कि जिस तरह मार्केट ग्रो कर रही है, जब बिल्डिंग कंप्लीशन के आसपास आएगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे, तो हम इनको तब और महंगे बेचेंगे। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक तो जैसे अभी नवल बात कर रहा था कि लोगों को आइडिया नहीं था कि हमें क्लोज भी करवाना है। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता था, जो भी कॉन्डो प्रोजेक्ट आता था सारे एकदम से कहते थे इसमें असाइनमेंट फ्री है, आपने अगर नहीं क्लोज कराना हुआ किसी और को असाइन कर देना। तो लोगों के, बहुत बड़े लोगों के माइंड में तो यही था, एक बहुत बड़े ग्रुप के, कि हमने क्लोज ही नहीं करना, बस ऐसे ही हमने 5 लाख का लिया हुआ है, ये 8 लाख का हो जाना है, हमने बिना क्लोज कराए अपने पैसे लेके निकल आना है। उसके बाद जैसे गवर्नमेंट ने पॉलिसीज चेंज की, वो जो आपका प्रॉफिट था उसको भी उन्होंने एचएसटी के दायरे के अंदर ले आए, उसको आपका इनकम मानने लग गए कैपिटल गेन की जगह। तो उन चीजों ने भी इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर है उसको डिस्करेज किया है। और बिल्डर के पास जो लेफ्ट ओवर इन्वेंट्री रह गई, जो बिल्डर कंप्लीट होने के बाद बिल्डिंग सोच रहा था कि मैं महंगा बेच लूंगा, अब जब मार्केट चेंज हुई तो अभी उसके पास इतने ज्यादा यूनिट अवेलेबल हैं, क्योंकि लोग अपने यूनिट वहां सेल नहीं कर पा रहे, क्योंकि बिल्डर अपने यूनिट्स को डिस्पोज करने के लिए और भी सस्ते और इंसेंटिव देके वो यूनिट दे रहा है लोगों को सेल करने के लिए। तो ये कुल मिला के काफी चीजें इस तरह रही हैं जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो मार्केट जो है, आप अगर लगा के चलें तो 180 डिग्री बिल्कुल ही रिवर्स चेंज हो गई है, और इसको टाइम आएगा, लगेगा इसको, इन चीजों को इंप्रूव होने के लिए। हो सकता है आने वाले 2-3 साल लग जाएं, बाकी डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसीज लेके आती है, इंटरनेशनल पॉलिसीज क्या हैं, लोकल ग्राउंड लेवल पे अपनी जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, सिटीज हैं, इनकी पॉलिसीज क्या हैं। तो अगर कुल मिला के अगर वो इन चीजों को देखते हैं, या लोगों का कोई उनके ऊपर इम्पैक्ट है, देखते हैं इस तरह चीजों को होते हुए, तो हो सकता है अगर कोई ऐसी चीज बनाए तो हो सकता है ये जल्दी हो जाए प्रोसेस। बट अभी हम अगर देखें तो ये इतनी इजी नहीं लग रहा कि ये 2-4 महीनों में कोई चीज चेंज हो जाएगी। इसको 2-3 साल या उससे ज्यादा भी लग सकते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। फेडरल, प्रोविंशियल और म्युनिसिपल तीनों लेवल पे चेंजेस आएंगी, तभी थोड़ा मार्केट की जो है, मार्केट स्टेबिलिटी में आएगी। ठीक है जी, थैंक यू फॉर आंसरिंग दैट। तो आगे हम जो वेट कर रहे हैं, जुलाई 30 इज द डेट जब बैंक ऑफ कनाडा इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट करेगा। तो मैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि आपका वाइल्ड गेस क्या है, कितना ड्रॉप होगा और इसका मार्केट पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा? हाँ जी अंकुर, बताएं थोड़ा सा, आपको क्या लग रहा है कि आने वाली 30 जुलाई को जो इंटरेस्ट रेट है, तो ये अभी टाइम है एक छोटी सी ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम आपके आके डिस्कस करते हैं कि आने वाले जुलाई में हमारी क्या प्रेडिक्शन है कि क्या रहेगा इंटरेस्ट रेट के ऊपर बैंक ऑफ कनाडा का डिसीजन। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा।
या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Experience the authentic flavors of South India at Saravana Bhavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravana Bhavan, where every meal is a celebration. अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Experience the authentic flavors of South India at Saravana Bhavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravana Bhavan, where every meal is a celebration. आप सबका स्वागत है फिर से। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने अंकुर से पूछा था कि जो नेक्स्ट वीक अनाउंसमेंट आ रही है बैंक ऑफ कनाडा की 30 जुलाई, तो उसके बारे में आपकी क्या प्रेडिक्शन है? हाँ जी अंकुर जी। पुनीत जी, जो मुझे लगता है इस टाइम पे अगर आप मार्केट में देखें बहुत चेंजेस हो रहे हैं। खासकर अगर मुझे ये लगता है कि इन्फ्लेशन के भी अगर आप नंबर देखें वो बहुत सिमिलर ही चल रहे हैं, राइट। उसके कारण अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की, ऑलरेडी टैरिफ के इश्यूज हैं हमारे यूएस के साथ, जो ऊपर नीचे सेम वही कुछ ना कुछ नया हमें न्यूज में रोज सुनने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो अभी अनाउंसमेंट जुलाई में होनी है, इंटरेस्ट रेट विल रिमेन सेम। रीजन ये कि अभी काफी इंस्टेबिलिटी आ जाती है। हम जब सारी फैक्टर्स को अगर हम देखते हैं
तो उसके कारण जो मेरा ओपिनियन है, मुझे लगता है दैट विल रिमेन सेम। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट नवल? मुझे लगता है कि अगर तो 25 पैसे कम कर दें, है ना, 1 बेसिस पॉइंट, फर्क पड़ जाएगा काफी मार्केट के अंदर, थोड़ा सा ना लोगों के अंदर मोमेंटम चेंज हो जाएगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो भी सकता, कर भी सकते हैं, बिकॉज अगर हम देखा जाए रियल एस्टेट से, अकेला रियल एस्टेट को नहीं, काफी चीजों को फर्क पड़ेगा, पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री को चेंज मिलेगी एक, उससे क्या एक मोमेंटम आ जाएगा। अभी नहीं तो थोड़ा सब कुछ डाउनवर्ड ट्रेंड में ही है, ठीक है, हो सकता है कि वो ट्रेंड को थोड़ा ब्रेक करने के लिए ये डिक्रीज कर सकते हैं। आपको क्या लगता है सर? देखो, बैंक ऑफ कनाडा ने जब भी कोई डिसीजन इस तरह का इंटरेस्ट रेट के ऊपर बनाना होता है तो वो काफी सारे फैक्टर्स को देखते हैं। वो एक तो ओवरऑल देश की इकोनॉमी देखते हैं कि ओवरऑल कंट्री में इकोनॉमी कैसे चल रही है, और इसके बाद जो इन्फ्लेशन है उसको देखा जाता है कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में है या आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट्स के स्टैट्स भी देखे जाते हैं, तो उनके काफी अपने पैरामीटर्स होते हैं जिनको देख के वो डिसीजन बनाते हैं। तो जिस तरह अब इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट होल्ड करने के बाद थोड़ा सा उनको लग रहा है कि चीजें कंट्रोल हुई हैं, क्योंकि उनके माइंड में एक चीज ये भी होती है कि अगर कहीं जाके वो इंटरेस्ट रेट को ऐसे ड्रॉप कर दें, ऐसा ना हो कि जैसे पहले ओवर लेवरेज हो गई थी लोग, फिर दोबारा कम होने के चक्कर में फिर दोबारा वैसी बाइंग्स और वैसी सिचुएशन फिर दोबारा भी क्रिएट ना हो जाए। तो कई बार उन चीजों का भी उनको ध्यान रखना पड़ता है। तो ओवरऑल जो वो चीजों को असेस करते हैं, जिस तरह इस बार इन्फ्लेशन जो है वो 2 से नीचे है, तो वो भी एक अच्छा फैक्टर है। बट जब कभी भी बैंक ऑफ कनाडा इंटरेस्ट रेट को होल्ड कर लेता है, तो अगर उसको पॉजिटिव टर्म में हम देखते हैं तो वो ऐसा लगता है कि देश की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल चल रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको इंटरेस्ट रेट तभी ड्रॉप करने की जरूरत पड़ती है जब उनको लगता है कि इकोनॉमी थोड़ी ठीक नहीं चल रही, तो हम इंटरेस्ट रेट को ड्रॉप करें। रियल एस्टेट एक फैक्टर हो सकता है उसके लिए, क्योंकि उसमें मूवमेंट नहीं आ रही, क्योंकि पिछली बार जो चीजें हुई हैं, लोग ओवर लेवरेज हो गए, बाइंग्स जो हैं वो घरों से इक्विटी निकाल के हो गई, अपनी कैपिटल उसमें नहीं लगी हुई थी, तो वो एक फैक्टर है। बट अगर बाकी चीजें वो देखते हैं तो कुल मिला के जो सिचुएशन, जो स्टैट्स, जो डाटा आ रहा है, तो उस हिसाब से वो चीजें लग रही हैं कि कुछ जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, नहीं एआई आ रहा है तो उसके ऊपर फोकस है। तो ये हो सकता है कि कहीं कुल मिला के उनको लगे कि अभी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल चल रही है, अभी इसको ना छेड़ा जाए और अभी इसको होल्ड कर लिया जाए। और कई बार लगता है कि जैसे ये एक रियल एस्टेट का जो फैक्टर है, काफी लोगों की प्रॉपर्टीज पावर ऑफ सेल पे भी जा रही हैं, तो अगर ऐसा कोई वो थोड़ा सा इसको इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते हैं या थोड़ा और मोमेंटम देना चाहते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन वाला पार्ट स्लो है, नए बायर जो हैं वो मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो मे भी हो सकता है वो 1/4% इस बार रिलीव कर दें। जैसे पहला प्लान था कि इस साल के अंदर वो 3 क्वार्टर करेंगे, तो 1 क्वार्टर वो अब कर सकते हैं। बट जिस तरह ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट की सिचुएशन है या जैसे लोग बिहेव कर रहे हैं, इसका मेरे को नहीं लगता कि अगर वो 1/4% कम भी कर देते हैं तो कोई बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल जो रियल एस्टेट मार्केट है इसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि मार्केट एकदम से बूस्ट हो जाएगी और सुबह ही सेलिंग स्टार्ट हो जाएंगी। थोड़ी लोगों को रिलीफ जरूर होगी, बट हो सकता है कि इतना ज्यादा कोई फर्क ना पड़े। बट हाँ, जो अभी घर होल्ड कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, उनके लिए एक थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाएगी, उनके लिए एक थोड़ी सी राहत हो जाएगी कि उनको थोड़ा ईज आउट हो जाएगा चीजों का। बिल्कुल जी, थैंक यू। जैसे किसी ने अपना मॉर्गेज रिन्यूअल कराना है, उनके लिए थोड़ी सी चीजें इजी हो जाएंगी। और फिर डिपेंड करता है कि बॉन्ड यील्ड कैसे बिहेव करती है। जो फिक्स का इंटरेस्ट रेट है वो इस चीज के साथ नहीं जुड़ा हुआ, वो बॉन्ड यील्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी पीछे मतलब वो थोड़ा सा जो फिक्स के इंटरेस्ट रेट है वो थोड़े से बड़े हैं, 10, 15, 20 बेसिस पॉइंट। रीजन क्या है कि जो बॉन्ड यील्ड है वो बड़ी है 15 से 20, तो इसीलिए वो थोड़े से बड़े हैं। बट हाँ, इमीडिएटली जो लोग वेरिएबल मॉर्गेज के ऊपर हैं उनका इम्पैक्ट जो है वो साथ की साथ ही दिखने लग जाएगा इसके। बट ओवरऑल अगर मार्केट को देखें तो मेरे को नहीं लगता कि इसके अंदर को बहुत बड़ी शिफ्ट आ जाएगी अगर वो 1/4% कम भी कर देते हैं तो। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक्स फॉर आंसरिंग दैट। तो घूम फिर के एक चीज मेरे दिमाग में बार बार आ रही है, कैनेडियन इकोनॉमी। कैनेडियन इकोनॉमी, अगर हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछती हूँ नवल कि कैनेडियन इकोनॉमी के लिए क्या आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं? ये बात है कि कनाडा गरीब नहीं है, पहले बात तो हम ये क्लियर कर लें। इन्होंने बस अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, ये समझ लें। देखिए जी, अगर आप स्टैट्स देखोगे, इनके पास सबसे ज्यादा वाटर रिजर्व है, सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है, हर तरह के मिनरल्स इनके पास है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज सब कुछ है इनके पास। बट ये उनको यूज नहीं करते, ठीक है। अगर आप जाओ, कहीं भी बाहर जाओ,
ब्रैम्पटन में जाओ कहीं भी, आपको इंडस्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग कम दिखेगी, वेयर हाउसिंग ही वेयर हाउसिंग दिखेगी, बट पैसा कहां से जनरेट होता है? जब यहाँ पे कोई चीज प्रोड्यूस होगी, ठीक है। लोग यहाँ पे प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहे? सब कुछ यहाँ से मूव कर रहे हैं। नो डाउट यहाँ पे लेबर एक्सपेंसिव है, बट यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज भी है, वो ट्रांसपोर्टेशन करके दूसरी जगह जाते हैं और वहां प्रोसेस होती हैं चीजें, वो यहाँ पे होगी। आज से काफी साल पहले यहाँ पे सब कुछ होता था, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये इन्होंने बिजनेस करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लॉज ही बहुत हार्ड किए हुए हैं। कोई चीज को अगर आपके पास लैंड है, लैंड को प्रोसेस करने का जो है वो टाइम ही बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। अगर आपके पास एक लैंड है, आपने उसको सब डिवीजन में अप्रूव कराना है, वो 2.5 साल लग जाता है। और 2.5 साल की जो कैरिंग कॉस्ट है वो नेचुरली आपके प्राइस में एड ऑन होगी होगी। जो उसके ऊपर इंटरेस्टेड पे करना है एक इन्वेस्टर ने, वो ऑब्वियसली जो एंड प्राइस है प्रोडक्ट की उसके अंदर एडजस्ट होगा ही। सो मुझे लगता है कि कनाडा को अपने जो थोड़े लॉज हैं उनको थोड़ा इन चीजों के अंदर सॉफ्ट करना चाहिए, ठीक है। बिजनेस फ्रेंडली कंट्री बनना चाहिए। जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर हम देखते हैं यूएई, है ना, हर बंदा यूएई भाग रहा है, क्यों जा रहा है? टैक्स ब्रेक्स है। इवन दो इन यूएस एज वेल सम ऑफ द स्टेट्स जो है वो जो अच्छी कंपनीज है उनको टैक्स ब्रेक्स देती हैं कि आप अपना प्लांट यहाँ पे मूव करो, हम आपको इतने साल के लिए टैक्स रिबेट देते हैं। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हर साल प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ रहा है, ठीक है, इनकम टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स ऑन टैक्स ऑन टैक्स। ये चीजें पता क्या है, गवर्नमेंट जरूर बोलती है वो टैक्सिंग द रिच, बट एक्चुअली यू नो इफ वी सी वो इतनी अच्छी चीज नहीं है। इवेंचुअली वो जो बिजनेसेस है वो सारे बाहर चले जाएंगे, बिजनेसेस चले गए तो यहाँ पे जॉब्स नहीं रहनी। तो अभी ये जो यूएस का जो हुआ है ना इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट, इनकी भी थोड़ी आंखें खुली हैं। अब इन्होंने देखे, आपने नेचुरल गैस है जो वो एशिया को एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी, हालांकि इनके पास अबंडेंस में है। अगर आप मिडिल ईस्ट बोलते हैं इतना रिच है, इतनी अच्छी बिल्डिंग्स है, सब कुछ अच्छा है, लोग वहां पे खुश रहते हैं, वो कैसे रहते हैं? उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज है। सऊदी क्या करता है, वो अपने जो नेचुरल रिसोर्स है उनको बेचता, तो इनको भी थोड़ा बेचना चाहिए, ठीक है। इनको भी अपने लोगों का ध्यान रखना चाहिए, है ना, कि लोग बिल्कुल यहाँ पे एक्सपेंसिव कितनी है चीजें जी। मैं आज जाके आया हूँ, ऑफिस का सामान लेके आया हूँ, मेरा मैनेजर हमारे जो है वो बता रहे थे कि वो बोल रहे थे कि मेरे फादर पहले $1 लाख कमाते थे आज से 20-25 साल पहले, और मेरी जो मदर है उनको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एंड ये ऐसी बात नहीं थी कि $1 लाख वो अकेले ही बना रहे थे, बहुत कॉमन था लोगों के लिए। बट आज की डेट में वो बोला कहता पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों पेरेंट्स ना काम करें। बिल्कुल। वो क्यों? क्योंकि सब कुछ महंगा होता है। महंगा क्यों है? क्योंकि सब कुछ आता बाहर से है, बाहर से आता है, और ऊपर टैक्स ऑन टैक्स ऑन टैक्स, राइट? बिल्कुल। कनाडा को खुद की मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना चाहिए, अपनी बिल्कुल फॉर जो पॉलिसीज हैं, ट्रेड पॉलिसीज, उनको रिन्यू करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चाइना क्यों आज की डेट में ग्रो कर रहा है? हम देखते हैं कि नई गाड़ियां आ रही हैं, नई कंपनीज वहां से उठ रही हैं, स्टार्टअप्स इतने हैं, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग हब है। वहां पे इतने लॉज कई मैन्युफैक्चरर्स के फेवर में है, मतलब कई चीजें, जैसे कोई वहां पे फार्मिंग कर रहा है और समवन वांट्स टू सेट अप अ फैक्ट्री ओवर देयर, यू नो, गवर्नमेंट विल सपोर्ट समवन की जो वहां पे ज्यादा रोजगार जनरेट करे। बिल्कुल, ठीक है। वही मुझे लगता है, बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं किसी को कॉपी करना चाहिए, बट एटलीस्ट बाकी कंट्रियों से थोड़ा सीखना चाहिए इनको। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो अंकुर, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसके साथ? जी बिल्कुल, इस पे काफी चीजें हैं देखने वाली। आप ये देखें, हमारी डिपेंडेंसी यूएस के ऊपर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, वो एक मेन फैक्टर प्ले करता है कि कनाडा अभी जो हालातों के अंदर है, वो बहुत, उसका रीजन ही एक कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी है जो हम यूएस के ऊपर हमेशा रखते हैं। हमारा जो सिस्टम है ऑलमोस्ट सिमिलर टू यूएस है। आप किसी भी यूएस के टाउन में जाएं या छोटे से छोटे शहर में जाएं, आपको जो ये वॉलमार्ट हो गया या ऐसे स्टोर्स आपको जरूर मिलेंगे। अब ये देखें, हमारा सब कुछ सदर्न बॉर्डर के ऊपर ही है, नॉर्थ साइड पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। सेकेंडली, जो कनाडा है उसका अगर आप देखें, ओंटारियो और क्वेबेक को इंजन कहते हैं कनाडा का, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहीं पे मेनली होती है। हमारी डिपेंडेंसी वेयर हाउसिंग पे इतनी ज्यादा है और मैन्युफैक्चरिंग पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अगर हम इंडिया या दूसरे शहरों कंट्रीज की बात करें, इंडिया की अभी आप देखें इकोनॉमी क्यों इतनी बढ़ रही है, रीजन इज मैन्युफैक्चरिंग। जब किसी कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होगी, वो कंट्री जरूर आगे बढ़ेगा, इकोनॉमी में आपको डिफरेंस दिखेगा, इन्फ्लेशन के नंबर कम आएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ेगी। और वही सेम चीज यूएस कर रहा है इस टाइम पे। अगर आप देखिए, जो यूएस की गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो कह रही है कि जो भी आप प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हो, यू शुड मेक इन यूएस। इस टाइम पे आप देखिए, हमारे प्लांट्स हैं, ब्रैम्पटन में प्लांट है, विंडसर में प्लांट है, ऑटो प्लांट्स है। देखा जाए कितनी जॉब्स ले ओवर्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो हमारी डिपेंडेंसी है वो सारी यूएस के ऊपर है।
और अगर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग करें, वो एक बहुत ही जरूरी एक चीज है इस टाइम पे कनाडा के लिए। सेकंड थिंग, अगर हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं जैसे नवल ने कहा, उनको अगर हम यूटिलाइज करें इन सच वे कि हमारे लिए जो मार्केट है ओपन मार्केट होनी चाहिए। हमारा जो टारगेट ऑडियंस, जैसे हम कहते हैं कि हर एक सेगमेंट में आपका एक टारगेट होता है, क्लाइंट होता है। कनाडा का क्लाइंट सिर्फ यूएस ही क्यों है? क्योंकि हम आगे सोचते नहीं है, हम एशिया में नहीं सोचते। हमें ये लगता है, और जो ये बाकी जो बैरियर्स हैं वो तो है नहीं आज की मार्केट में, ट्रांसपोर्टेशन बैरियर्स है नहीं, ट्रकिंग इस टाइम पे आप देखें बहुत डिफरेंट स्टोरी हो चुकी है मार्केट की। रीजन इज क्योंकि हम वेयर हाउसिंग पे डिपेंड है, वेयर हाउसिंग हो नहीं रही है, मैन्युफैक्चरिंग हमारी है वो नहीं रही है। अगर हम उस चीज पे अगर फोकस करें तो हमें काफी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं कनाडा को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के लिए। गवर्नमेंट को इस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए, ना कि सबकी जिंदगी इससे थोड़ी ठीक हो, बल्कि ये भी देखे कि जो क्राइटेरिया है लोगों का, चाहे वो थोड़ी इनकम है उनकी या ज्यादा इनकम है, उसको कहीं ना कहीं एक क्राइटेरिया में लेके आए जहाँ पे कल को वो एक इजी लाइफ घर अफोर्ड कर सके। ये तो एक, अगर हमें जो बेसिक नेसेसिटीज अगर वही नहीं फुलफिल हो रही, जैसे नवल ने कहा कि आज ऑफिस में ये जो एक्सपेंसेस है, अगर वही नहीं फुलफिल हो रही, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इवन बीइंग हियर, राइट? तो कनाडा की गवर्नमेंट को इसको रिकंसीडर करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए गवर्नमेंट जरूर चेंज हुई है, राइट, बट गवर्नमेंट तो वही है, बस प्राइम मिनिस्टर अभी हमारे चेंज हुए हैं, राइट? सो अगर वो पॉलिसीज हैं, अगर उनको फिर से ये अगर नेगोशिएट करे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है पुनीत जी, एक और बात मेरे दिमाग में आ रही थी कि अगर ये सारा कुछ मैन्युफैक्चरिंग पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, तो दिनेश जी आपको क्या लगता है कि क्या शिफ्ट आप देख रहे हो, मतलब इकोनॉमी में क्या चेंज होगा, लोगों का लाइफस्टाइल कैसे चेंज होगा? नहीं, नो डाउट। देखो, अगर ये कोई ना कोई, देखिए जैसे हम सीधी वैसे सोचते हैं कि अगर कोई भी चीज हुई है उसके प्लस माइनस दोनों चीजें होती हैं। जैसे पहले इनको इतनी जरूरत नहीं लग रही थी, चीजें चल रही थी, तो वो सारा प्रोसेस इजी था, वो एक फ्लो के अंदर मूव कर रहा था। अब एक हर्डल इनके ऊपर आई है, उन्होंने कुछ चीजें जो उनकी फेवर में है यूएस की, उन्होंने चेंज की हैं, तो धीरे धीरे इनको भी थोड़ा सा लगने लगा है कि भाई अगर एक ही जगह हम डिपेंडेंट होते हैं तो हमें कल को चल के और ट्रबल आ सकती है। तो एक अच्छा पार्ट इसका ये हुआ है कि अब चलो कनेडियन गवर्नमेंट ने भी अपनी थोड़ी आइज ओपन की हैं और उनको थोड़ा सा अपना जो स्पेक्ट्रम है उसको ब्रॉड किया है, ताकि अगर यूएस के साथ नहीं तो बाकी कंट्रीज और चीज़ों के ऊपर वो कैसे अपने ट्रेड को और कंट्रीज के साथ बढ़ा सकते हैं, कैसे अगर एक तरफ से उनको थोड़ा कुछ स्लो डाउन हो रहा है तो अच्छा पार्ट ये है कि वो अब दूसरे सेगमेंट्स की तरफ सोचने लग गए हैं। जैसे कुछ मान लीजिए नेचुरल गैस है, उसकी सप्लाई हो गई, बाकी चीजें हो गई, अब उनके ऊपर वो वर्क करने लग गए हैं। तो चलो हम कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, तो फिर भी चलो अगर उनको लगा है कि एक चीज यहाँ से बंद हो रही है तो दे आर ऑल्सो ट्राइंग कि दूसरे जो सेगमेंट्स हैं, दूसरे जो डोर्स हैं उनको ओपन किया जाए। इसमें टाइम देखिए जरूर लगेगा, ये इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस, तो इसमें टाइम लगेगा, बट हाँ अगर ये धीरे धीरे इसको करते रहेंगे तो एकदम तो देखो कोई भी चीज चेंज नहीं होएगी, बट हाँ अगर ये चीज अब ये अंडरस्टैंड कर जाते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं, तो आने वाले 2, 3, 4 साल में डेफिनेटली वो जो चीजें हैं जिस तरह ये प्लान कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ये चीजें और बेटर हो सकती हैं। वो देश की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है और जो यहाँ के रेजिडेंट हैं उनके लिए भी एक अच्छा गुड साइन होएगा वो वाला। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है एवरी ईयर, कंजम्पशन रेट भी इंक्रीज हो रहा है, तो हमें चाहिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और हम खुद कंज्यूम भी कर रहे हैं प्रोडक्ट्स और बाहर भी सप्लाई कर रहे हैं। कनाडा बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है जी, ठीक है, जितना हम सामान मंगाते हैं बाहर की कंट्री से उतना एक्सपोर्ट नहीं करते। बिल्कुल, एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास है बहुत कुछ, पर हम कर नहीं रहे। बट फॉर्चुनेटली अब जैसे आपने बोला कि शुरू हो गया, होपफुली ऐसे ही चलता रहेगा। कोई चीज हाँ वो वर्कआउट करेंगे डेफिनेटली। गवर्नमेंट भी इसके ऊपर ध्यान दे रही है, ऐसा तो नहीं हम कह रहे कि वो बिल्कुल बैठे ही हैं, बट हाँ वो भी दे रहे हैं, बट इसको टाइम लगेगा अब चीजों को, और आने वाले 2-3 साल में अगर ये इसी पेस से लगे रहते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा डेफिनेटली उम्मीद है कि ये वर्कआउट कर जाएंगे। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Experience the authentic flavors of South India at Saravana Bhavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravana Bhavan, where every meal is a celebration. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. ठीक है। सभी दर्शकों का स्वागत है और अब हम डिस्कस करेंगे अपनी लिस्टिंग इस वीक की। तो हम शुरुआत करेंगे नवल से। नवल जी प्लीज बताइए। जी, हम आज आपके लिए बहुत अच्छी लिस्टिंग्स लेके आए हैं और वैल्यू फॉर मनी वाली लिस्टिंग्स लेके आए हैं और हॉट एरियाज में। पहली प्रॉपर्टी है हमारी 50 एडिनबर्ग ड्राइव, यूनिट 71। ये टाउन हाउस है, एंटी यूनिट टाउन हाउस है, जस्ट लाइक अ सेमी डिटैच, और वॉकआउट बेसमेंट है इसकी, फिनिश्ड है। उसके अंदर किचन बनी हुई है, फुल वॉशरूम है, बेडरूम है। सो ये बंदा रेंट कर सकता है कोई भी, आराम से 1200 से लेके $1400 में इजीली रेंट हो जाएगी। ब्रैमवेस्ट का नेबरहुड है, ऊपर 3 बेडरूम और 3 वॉशरूम है। ठीक है, तो ये बंदा अगर किसी ने रेंट करना है तो महंगा पड़ेगा, बाय करना है तो सस्ता पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बेसमेंट रेंटल है इसके अंदर। और उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी आती है 608 लंबर्टन क्रेसेंट। ये मिसिसागा का हॉट एरिया है, बिल्कुल हाईवे के पास है। 3 बेडरूम का ये घर है और 3 वॉशरूम है। इसकी बेसमेंट भी फिनिश है और इसका लॉट भी अच्छा खासा डीप है और बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस के अंदर हमने ये लगाया हुआ है। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी आती है जी हैमिल्टन के अंदर, वाटर डाउन एरिया में, जो कि काफी हाईली एंटिसिपेटेड एरिया माना जाता है, बिल्कुल बर्लिंगटन के साथ आ जाता है। 11 ट्रेल बैंक, ये जो घर है ये है 4 बेडरूम का घर है और 3 इसके अंदर वॉशरूम है और नए जैसा घर ही है।
और कोई इसके सामने साइड वॉक भी नहीं है, और मॉडर्न कंसेप्ट है इसके अंदर, ओपन कंसेप्ट लेआउट बना हुआ है, फुली अपग्रेडेड घर है, मतलब वन स्टॉप शॉप वाला घर है जी। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी हम आपके लिए लेके आए हैं हार्टलैंड के अंदर, वो है 1085 फॉक्स ग्लोव प्लेस। मतलब हार्टलैंड क्या बोलते हैं हम, मैं तो बोलता हूँ ये जी जीडीए का गूगल है, ठीक है। 2 मिनट के अंदर सब कुछ पास में है आपके पास, कॉस्को जाना है, वॉलमार्ट जाना है, होम डिपो जाना है, सारे शॉपिंग प्लाजा सब कुछ पास में है। तो हर बंदा मतलब होता है कि अगर कन्वीनियंस के लिए कि हार्टलैंड मूव होना चाहता है। और ये सेमी डिटैच घर है, इसका बैकयार्ड भी बना हुआ है, बेसमेंट भी फिनिश्ड है, 3 बेडरूम का ये घर है, ठीक है। और इसके अंदर भी 3 वॉशरूम है। और ये बंदा अगर किसी ने भी कोई फैमिली जैसे अपग्रेड करना चाह रही है, कोई टाउन हाउस से है ना, या कोई डाउन साइज करना चाह रहे हैं बड़े डीटैच से, तो ये मिसागा के अंदर काफी हाईली एंटिसिपेटेड एरिया माना जाता है। तो और बहुत अच्छे से अंदर रेनोवेटेड है, किचन इसके अंदर देखने वाली है। उसके बाद हम प्रॉपर्टी लेके आए हैं हार्ट लेक एरिया के अंदर, ब्रैम्पटन के अंदर, 53 शेवियट क्रेसेंट ब्रैम्पटन। ये 4 बेडरूम का घर है जी, और इसके साथ 2 बेडरूम की लीगल बेसमेंट है। पहली बात तो ये बिल्कुल 410 के साथ है, तो प्रॉक्सिमिटी भी इजी हो जाती है, हॉस्पिटल भी पास है इसके साथ। और सबसे बड़ा एडवांटेज है इस घर का, ये अपग्रेडेड घर है। आप देख सकते हैं कि ड्राइवे भी एक्सटेंड हुआ है, तो अगर रेंट करनी है बेसमेंट तो पार्किंग की भी कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, और बड़ी इजीली रेंट हो जाती है $1800 से $2000 के बीच में। और ये घर हम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे लेके आए हैं, ओनली $1,060,000 का। अगर आप ये घर देखना चाहते हैं आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। फिर हम लेके आए कि नए नेबरहुड के अंदर मिल्टन के, रूरल मिल्टन का एरिया है ये। तो प्रॉपर्टी है 477 बॉयड लेन मिल्टन। ये 4 बेडरूम का घर, डिटैच घर है, आप देख सकते हैं, मॉडर्न एलिवेशन है इसकी, ओपन कॉन्सेप्ट है, अच्छा खासा इसका फैमिली रूम डाइनिंग बना हुआ है, और अपग्रेडेड किचन है। तो अगर कोई भी बायर जो 4 बेडरूम का घर देख रहा है मिल्टन के अंदर, हमारे बंदे जैसे मिल्टन में बहुत इंटरेस्ट होता है लोगों का, क्योंकि घर अच्छे बने हैं और घर भी नए जैसा ही है जी, बहुत एज भी घर की कुछ ज्यादा नहीं है, और प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की डेट में वो है, बहुत ही अच्छा प्राइस, ओनली 1.169 का घर लगाया हुआ है। 1.169 में ये घर मतलब पहले ड्रीम माना जाता था। मुझे लगता है ये घर ऑलमोस्ट हमने 1.7 की रेंज में, 6 की रेंज में एक टाइम पे बेचे हुए हैं। तो बड़े अच्छे प्राइस के अंदर हम लेके आए हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो, और आप realtor.ca के ऊपर भी जाके हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हो, 477 बॉयड लेन मिल्टन के अंदर। बाकी लिस्टिंग अंकुर शेयर करेंगे आपके साथ। हाँ जी, मैं 38 इंट्रीग ट्रेल ब्रैम्पटन के बारे में आपको बताऊंगा। ये डिटैच घर है, वॉकआउट बेसमेंट रवीन के ऊपर ये घर है, बहुत ही सुंदर ये घर है, 4 बेडरूम का घर है। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस एरिया इज क्वीन और कैट व्यू एरिया के अंदर ये घर पड़ता है। अगर आप सैटरडे संडे फ्री हैं, जरूर एक बार ओपन हाउस पे यहाँ पे जरूर आए, एक बार प्रॉपर्टी देखें। आप अगर सोच रहे हैं अपग्रेड करने के लिए सेमी से, टाउन से, तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए क्रेडिट व्यू और क्वीन के पास। और ये घर, दिस हाउस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। सैटरडे एंड संडे हम ओपन हाउस कर रहे हैं, 1:30 to 4 जरूर आए। सेकंड प्रॉपर्टी जो मैं बताना चाहूंगा वो है 329 ब्रिजडेल ड्राइव। ये 2797 स्क्वायर फीट का घर है, फ्लेचर मैडो कम्युनिटी के पास, कैसी कैंपबेल के ऊपर ये घर है, बिल्कुल 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर, और स्कूल बिल्कुल पास में है। 2 बेडरूम की लीगल बेसमेंट है आपको इस घर के अंदर मिल जाएगी, जो आपकी मॉर्गेज भी ऑफसेट करती है। ओपन टू अबव कॉन्सेप्ट है, और ये घर जो रहते हैं वहां पे फर्स्ट ऑनर रहते हैं, और उन्होंने इस घर को इतनी अच्छी कंडीशन में रखा हुआ है। इस पे भी हम ओपन हाउस करने जा रहे हैं सैटरडे एंड संडे 1:30 to 4 PM। अगर आप सोच रहे हैं आप साइज करने का, ये प्रॉपर्टी वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी है जिसपे आपकी डील भी बन सकती है। जरूर इस सैटरडे और संडे एक बार ये प्रॉपर्टी जरूर देखें आकर। अभी मैं दिनेश जी को कहूंगा अगली लिस्टिंग्स के बारे में बताएं। जी पुनीत जी, अगली लिस्टिंग हाँ आप जी, बताएं। बिल्कुल। तो हम वापस चलते हैं मिल्टन। तो मिल्टन में हम आपके लिए लेके आए 1645 क्लार्क बुलेवार्ड। 1645 क्लार्क बुलेवार्ड एक सिंगल कार गैराज डिटैच घर है, और इंटरसेक्शन है क्लार्क एंड जेम्स स्नो पार्कवे। एक्सीलेंट लोकेशन, और ये कॉर्नर वाला घर है, काफी वाइड लॉट है, और इसमें आपको ऊपर मिलेंगे 3 बेडरूम। इसमें है अपडेटेड किचन, अपडेटेड वॉशरूम और फिनिश्ड बेसमेंट। कोई जो देख रहा है मिल्टन में, बाहर नहीं जाना चाहता मिल्टन से, कोई कॉन्डो से मूव करना चाहता है, उनके लिए एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है। बहुत ही शानदार इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है,
और अब हम नेक्स्ट लिस्टिंग पे चलते हैं, वो है वॉन में 40 किलिंगटन एवेन्यू वॉन। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आप हमारे यॉर्क रीजन में आती है। इस प्रॉपर्टी की खासियत है कि इसमें आपको मिलेंगे ऊपर 3 बेडरूम और 1 बेडरूम आपको मिलेगा बेसमेंट में, और इसमें है टोटल 4 वॉशरूम्स। और इसकी प्राइस जो वॉन में आज की प्राइस चल रही है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पे हमने इसको लिस्ट किया है और हम इस पे ओपन हाउस भी होस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज आइए। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है जी मिसिसागा के हार्टलैंड एरिया में 5875 ओमेरा स्ट्रीट मिसिसागा। ये आप डबल कार गराज घर है, आप दे सकते हैं, और इसमें 5 बेडरूम है, 5 बेडरूम का घर है जी, और 5 बाथ और फिनिश्ड बेसमेंट। फिनिश बेसमेंट में है इसमें कोई भी बायर, सेकंड टाइम बायर जो देख रहा है अपग्रेड करने के लिए, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। आप देख सकते हैं कि ड्राइववे पे कितनी गाड़ियां खड़ सकती हैं, जो हम सबकी एक डिमांड होती है। तो इस पे भी हम अपना ओपन हाउस होस्ट कर रहे हैं सैटरडे एंड संडे, प्लीज आइए। और अगली प्रॉपर्टी जो है वो है ब्रैम्पटन के ब्रैम ईस्ट में 8 कॉन्स्टेंट स्ट्रीट ब्रैम्पटन, 8 कॉन्स्टेंट स्ट्रीट ब्रैम्पटन। इसमें मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी, इस प्रॉपर्टी पे हमने प्राइस ड्रॉप किया इस हफ्ते, और इस प्रॉपर्टी में आपको मिलेंगे 5 बेडरूम्स, और इसमें है आपको मिलेगी बेसमेंट, 3 बेडरूम की बेसमेंट, फिनिश्ड बेसमेंट सेपरेट एंट्रेंस के साथ। 3000 स्क्वायर फीट से ऊपर का घर है, अगेन ब्रैम ईस्ट में। तो अगली जो प्रॉपर्टी है वो है क्रेडिट वैली ब्रैम्पटन में 60 इम्पल्स सर्कल। 60 इम्पल्स सर्कल, ये आप घर देख सकते हैं। इस घर का साइज है जी 3300 स्क्वायर फीट। इसमें आपको मिलेगा नीचे सेपरेट ऑफिस, आपको मिलेगा सेपरेट लिविंग, डाइनिंग, फैमिली एरिया, और ऊपर आपको मिलेंगे 4 बेडरूम्स विद 3 फुल वॉशरूम्स। एक्सीलेंट इसका लेआउट है, और कोई भी सेकंड टाइम होम बायर जो सोच रहा है कि अपग्रेड करने का टाइम है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दोनों दिन 1:30 to 4 o'clock हम इस पे होस्ट कर रहे हैं अपना ओपन हाउस। और इसके साथ हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जो है अगेन क्रेडिट वैली के एरिया में, वो है 15 डेल क्रस्ट। 15 डेल क्रस्ट आप देख सकते हैं इस घर को, ये है शानदार इसका लेआउट बाहर से, और कॉर्नर है इसलिए विंडोज, और आपको मिलेगी इसमें एक्सीलेंट लाइट। और इसमें एक और फीचर है, आपको ऊपर मिलेंगे ऊपर 4 फुल बेडरूम्स विद 3 फुल वॉशरूम्स, और इसमें है लीगल बेसमेंट, रेंटेबल लीगल बेसमेंट। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप देख रहे हैं अपनी सेकंड इनकम, सेकंड ड्वेलिंग से, तो प्लीज आइए, हमें ज्वाइन कीजिए हमारे ओपन हाउस पे इस वीकेंड पे। थैंक यू। तो नेक्स्ट जो लिस्टिंग हमारी है वो है 16 ऐश क्रीक ड्राइव। सो ये जो 16 ऐश क्रीक ड्राइव है, ये क्रेडिट वैली के अंदर जो स्टील और क्रेडिट व्यू का जो नेबरहुड है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है। और इसकी खासियत ये है कि ये 40 फीट का डिटैच लॉट है, और ये जो घर है ये तकरीबन 3500 स्क्वायर फीट का घर अबव ग्राउंड है, जिसमें सेपरेट साइड एंट्रेंस है, और ये फ्रंटिंग टू रवीन है। इसके सामने कोई भी घर नहीं है, इसके सामने सारी ग्रीन स्पेस है। और इस प्रॉपर्टी के अंदर पेड ऑफ सोलर पैनल लगे हुए हैं जो रफली $300 to $400 की इंसेंटिव आपके लिए पर मंथ जनरेट करेंगे, जो आपको हेल्प करेंगे आपकी यूटिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारी लिस्टिंग है वो है 22 मसल वाइट रोड। सो 22 मसल वाइट रोड, ये जो प्रॉपर्टी है ये ब्रैम्पटन का एक जो प्रेस्टिजियस नेबरहुड है मिसिसागा रोड और लॉयन गोल्फहेड, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। तो ये एक डिटैच हाउस है, और ये 5 बेडरूम का डिटैच हाउस है। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर 2 बेडरूम की लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट विद सेपरेट साइड एंट्रेंस बनी हुई है। और ये एक ग्रोइंग नेबरहुड है, और इस नेबरहुड के अंदर बहुत सारे नए नए घर जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट जो हमारी लिस्टिंग है वो है 35 पाथवे ड्राइव। सो ये 35 पाथवे ड्राइव जो है ये एक लग्जरी नेबरहुड है क्रेडिट व्यू और क्वीन का, और उसके अंदर ये लिस्टिंग है। ये 50 फीट का डिटैच लॉट है, और इस घर की खासियत ये है, एक तो ये 5 बेडरूम का घर है, और बेस्ट पार्ट है इसकी जो बेसमेंट है वो फिनिश्ड है, वॉकआउट है, और बैकिंग टू रवीन लॉट है, जिनकी ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड है आने वाली मार्केट में। अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है 5 एरी स्ट्रीट। अगेन जो ये 5 एरी स्ट्रीट है ये चिंगूजी और क्वीन के नेबरहुड में है,
और ये भी लग्जरी डिटैच घरों का नेबरहुड है और ये भी 50 फीट का लॉट है। 5 बेडरूम इसके हैं जो सेकंड फ्लोर के ऊपर हैं और इसके साथ साथ इस प्रॉपर्टी के अंदर भी 2 बेडरूम की लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट जो है वो बनी हुई है। तो इन सभी प्रॉपर्टियों के बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आप हमारे ओपन हाउस पे विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल करें 4169108923। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होता है। आप सबको हमारी तरफ से शब्बा खैर। थैंक यू। थैंक यू।